बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम चल रहा है, जिस पर विवाद भी गहराता जा रहा है। डॉक्यूमेंट्स को लेकर विवाद और बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं चल रहे हैं, तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं और इस पर पूरा विवाद क्या है, इस पर बात करेंगे। साथ ही आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, उसके बारे में आपको बताएंगे, उसमें क्या कुछ हुआ। प्रदीप निषाद कौन है, उनके बारे में बताएंगे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मुकेश साहनी का वो खेल बिगाड़ सकते हैं। और जो वोटर कार्ड वाला मसला है, उसमें पप्पू यादव भी कुछ करने जा रहे हैं, तो वो क्या उनकी तैयारी है, इस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। इस समय मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में और बिहार में सड़क पर चर्चा है सबसे ज़्यादा ये जो वोटर लिस्ट में बदलाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है। विपक्ष तो हमलावर है ही है, लगातार चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। अब लोगों की तरफ से भी इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही कि कागज़ मांगे जा रहे हैं तमाम तरीके के, इसमें आधार कार्ड नहीं चल रहा है। लोग कह रहे हैं भाई आधार कार्ड तो वो डॉक्यूमेंट, जिससे सारे डॉक्यूमेंट जोड़ने की इस देश में बात हो रही है कि 1 ID की बात हो रही थी, और अब उसी के सहारे वोटर कार्ड नहीं बनेगा तो कैसे काम चलेगा। बहुत लोग बता रहे हैं हमारे कागज़ नहीं मिल रहे, खो गए, बह गए बाढ़ में। देखिए, इसमें दो तरह के तर्क हैं और दो तरह के तर्क हैं, इसलिए दोनों तर्क बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए। और एक तर्क तो ये है कि लोग बड़े परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनसे बहुत सारा पेपर मांगा जा रहा है और बहुत सारे पेपर की वैलिडिटी लोग मान नहीं रहे। अब अगर आप बिहार के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले 30 साल से मैं खुद बिहार में नहीं रहता हूँ, बिहार जाता रहता हूँ, मेरा होम स्टेट है। अब मैं रहता नोएडा हूँ और मेरा होम स्टेट बिहार है, तो मैं वोट तो एक ही जगह दूंगा ना, दोनों जगह तो नहीं दे सकता वोट। आप मेरी बात समझिए। तो अब कई सारे लोग, अगर आप वहां का रिकॉर्ड देखें तो 3 करोड़ लोग हर साल पलायन करते हैं, और पलायन करते हैं तो दूसरे प्रदेश में जाकर के रहने लगते हैं। वहां वोटर कार्ड भी होता है, वहां आधार कार्ड भी बन जाता है। तो अगर इस तरीके से गलत फहमियां होती हैं कि वोटर आई कार्ड यहां का भी है और वहां का भी है, तो इसको कैसे क्रॉस चेक किया जाएगा, यह भी एक अपने आप में गंभीर सवाल है। आप इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर से आकर के, जो दूसरे देश से आकर के गलत तरीके से रह रहे हैं, और उनके पास भी सारा कुछ है, वोटर ID कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, लेकिन और बहुत सारा प्रमाण नहीं है, स्थानीय निवास पत्र नहीं है, और उनके पास अगर जमीन है तो किस तरह की जमीन है, कैसी जमीन है। तो बहुत सारी बातों की प्रामाणिकता जांच करने का प्रयास किया जा रहा है। और दरअसल जो मेरे पास जानकारी है, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया आपको कि BLO होगा और उसके ऊपर एक सुपरवाइजरी रोल में BLO होगा, 10 पर एक सुपरवाइजरी रोल में BLO होगा। अब BLO आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म भर भी दिया तो आपके घर जाकर के BLO चेक करेगा कि आप कितने साल से नहीं रह रहे हैं। तो आप जितने साल से नहीं रह रहे हैं तो आप जहां रह रहे हैं वोट तो आप वहीं करेंगे ना, कि वोट डालने आप बिहार आएंगे। हर आदमी वोटिंग में शामिल हो, यह भी तो बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 साल से वहां नहीं रहता है तो वोटिंग वाले दिन वो बिहार जाएगा क्या? आखिरकार वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों होता है? ये बात भी समझने लायक है। तो सवाल यह है, देखिए, इसका दोनों पक्ष है। इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वोटर ID कार्ड है, जिनके पास आधार कार्ड है, और उस आधार पर वो कहते हैं कि भाई मेरा वोटिंग राइट होना चाहिए। ये भी वैलिड सवाल है, इस बात को कौन इनकार कर सकता है। लेकिन इस बात की प्रामाणिकता कैसे साबित होगी कि भाई जिन लोगों ने गलत फर्जी बना लिया है उसको आप कैसे चेक करेंगे, उसको कैसे टेस्ट करेंगे? क्योंकि हमें यह भी पता है कि बहुत सारे लोग अपना वोट बैंक के लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को ये सारा डॉक्यूमेंट्स मुहैया करा चुके हैं, जिस वजह से डेमोग्राफी बदल जाती है, बहुत तरह की उलझनें पैदा होने लगती हैं। और बिहार भी इससे अछूता नहीं है, बंगाल भी इससे अछूता नहीं है, असम के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ऐसी समस्याएं हैं। लेकिन देखिए क्या है कि बात यह है कि सरकार जिस समय पर यह करा रही है, उस टाइमिंग को लेकर के सवाल वाजिब कि भाई अभी आप चुनाव से पहले ऐसा क्यों करा रहे हैं और सिर्फ 20 दिन आप क्यों दे रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 26 जुलाई तक है। काश अगर ये पहले कर लिया जाता, आप 6 महीने पहले से करते, 3 महीने पहले से करते। बहुत सारे लोग जो बाहर भी रहते हैं वो घर जाते हैं, वो चाहते कि ठीक है मैं बाहर रहता हूं, कमाता हूं, लेकिन मेरा डोमिसाइल
मेरे घर का ही रहे, मेरे गांव का ही रहे, मेरी जमीन जहां पर है वहीं की रहे। तो सरकार अगर पहले कर चुकी होती तो यह आसान होता। अब इतने कम समय में फॉर्म भरना, फिर उसका सत्यापन कराना, और बहुत सारा ऐसा चीज है जिस डॉक्यूमेंट का अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो उससे बहुत तरह की समस्या खड़ी हो रही है। और आपको बता दें कि 9 जुलाई को पप्पू यादव बिहार बंद का आह्वान कर दिए हैं। वो पीआईएल करने की बात कर रहे हैं। अब ये पीआईएल होगा, पीआईएल के बाद जज साहब क्या महसूस करेंगे, तमाम सबूत रखे जाएंगे, बहुत तरह के सवाल उठेंगे, चुनाव आयोग का अपना स्टैंड होगा, वो अपनी बातें चुनाव आयोग रखेगा, और उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन जितने सारे पप्पू यादव, आरजेडी, कांग्रेस, ये तमाम पार्टियां क्या कर रही हैं? ये तमाम पार्टियां इसको दलित से, अति पिछड़े से, तमाम वैसे लोगों से जोड़ रही हैं जिनको लेकर के ये सारी पार्टियां पॉलिटिक्स करने का काम करती हैं। मतलब उनका यह कहना कि भाई राजनीति मैं आप लोगों के लिए करता हूं। पर बड़ा सवाल यह है कि सारे आरोपों को मढ़ दिया जा रहा है किस पर? सरकार पर। और सरकार का पंगु बताया जा रहा है, सरकार की कठपुतली बताया जा रहा है किसको? चुनाव आयोग को। पप्पू यादव यही नहीं रुकते हैं। पप्पू यादव तो यहां तक कह देते हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन आरएसएस का दफ्तर है। अब ये समझ लीजिए इस तरह का बयान देना भी कहां तक उचित है। लेकिन बिहार में यह मामला गर्मा चुका है। आपको बताएं, तेजस्वी यादव की बात करें, उन्होंने यह बयान दिया है कि कल्याण बिघा में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आधार कार्ड है पर उनके पास वोटिंग राइट नहीं हो। अब ये क्यों नहीं होगा? मुझे लगता है इसको ढंग से परखना चाहिए, और लोगों में इस तरह का भय व्याप्त नहीं होना चाहिए, लोगों में डर व्याप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई राइट टू वोट सबका अधिकार है ना, आप उससे उसको वंचित नहीं कर सकते। सही गलत में फर्क करिए, कौन बाहरी देश से आकर के रह रहे हैं उनको कैसे पहचाना जाए, उसके लिए सरकार एक प्रॉपर काम करे और पुख्ता तौर पर जांच परख कर सके कि किसका रूट कहां है, कैसे वो यहां पर आ गया, उसको वापस कैसे भेजा जाए। ये सारी बातें सही है। फिर दूसरी बात यह भी होनी चाहिए कि अगर इतने करोड़ लोगों का पलायन हर महीने होता है, तो भाई अगर हर साल होता है और जो कि डेटा बताता है, तो इतने करोड़ लोग कितने साल से बाहर रह रहे हैं यह भी पता किया जा सकता है, पंचायत लेवल पर, गांव लेवल पर। और फिर उनका वोटिंग राइट कहां है? वोटिंग राइट अगर यहां पर है तो कितनी बार यहां आकर के वो वोट देते हैं, या जहां रहते हैं वहीं से वोट देते हैं। ये सारी चीजें, क्योंकि देखिए अगर मैं एक बात करूं, एक बूथ है जहां पर 2000 वोटर है और वहां पर वोटिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा नहीं हो पाता, 60% से ज्यादा नहीं हो पाता, तो 40% लोग वोट क्यों नहीं करते? क्या वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने गांव छोड़ दिया है? क्या इसलिए नहीं करते क्योंकि वो बाहर कमाते हैं, वोटिंग के दिन वो हिस्सा नहीं लेते हैं? या वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जहां कमाते हैं वहां भी वोट देते हैं और वहां पर वोट देने पहुंचते नहीं हैं? तो ये बड़े वैलिड सवाल हैं। सब मतदान में हिस्सा ले, यह भी बहुत जरूरी है, और इस देश का नागरिक ही हिस्सा ले। पर इसके लिए जिस तरह की विधि और व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरह की जांच और परख होनी चाहिए, वो मुझे नहीं लगता उसके लिए इतना कम समय वाजिब है। इसके लिए एक अच्छा समय दिया जाना चाहिए, सबका प्रॉपर चेकिंग होना चाहिए, और निश्चित तौर पर जो इस देश का निवासी है उसी को मतदान का अधिकार होना चाहिए। यह बिहार में मामला बहुत गर्म हो चुका है। तमाम पार्टियां इस मसले को उठा रही हैं, सरकार को इस बारे में कोसा जा रहा है। पप्पू यादव अलग कुछ करना चाह रहे हैं। पप्पू यादव जो है आप कह दें नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम 1 महीने के लिए पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, सब साथ आ जाइए। इस मसले पर बिहार को इस तरीके से इलेक्शन कमीशन पीड़ा पहुंचाए, तकलीफ पहुंचाए, इस मसले पर जितनी बिहार की पार्टियां हैं और बड़े नेता हैं वो एकजुट हो जाए। जिस तरीके से आवाज उठ रही है, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, कांग्रेस उठा रही है, पप्पू यादव उठा रहे हैं और लोग उठा रहे हैं, मुझे लगता है ये मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। चूंकि बिहार चुनाव के मुहाने पे खड़ा है, बंगाल में भी इस तरह की बात उठ चुकी है और खुद ममता बनर्जी इसको लेकर के बोली। तो देखिए कई सारे राजनेता इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि एक बड़ा तबका उनका वोट बैंक है जिसके मूल निवास को लेकर के एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई वो इंडियन है, क्या वाकई वो उस राज्य का निवासी है। ये एक बड़ा सवाल है। पर इनको पहचानने के चक्कर में रियल रेसिडेंट
वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएं, यह समस्या का कारण हो सकता है। और मुझे लगता है जितने सारे डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव नहीं किया जा रहा है, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। इसका सॉल्यूशन निकालना मुझे लगता है बहुत जरूरी होगा। अब देखते हैं, पीआईएल के लिए गए हैं पप्पू यादव, अब कोर्ट क्या फैसला करती है, आने वाले दिनों में पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा मसला है और इस पर लगातार चर्चा जारी है। और जैसा कि पंकज जी कह रहे थे, भाई दो पक्ष हैं इस पूरे मसले के और मकसद इसका गलत नहीं है, मंशा पर जरूर सवाल उठ रहे हैं, टाइमिंग को लेकर जरूर सवाल उठ रहे हैं कि फिलहाल चुनाव एकदम उहाने पर है और इतने कम समय में ये कैसे हो पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अब बात कर लेते हैं आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की, जिसमें उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव शायद औपचारिक रूप से, उम्मीद क्या है, बस मोहर लगना है। वही मतलब लालू प्रसाद और आरजेडी, और क्या हो रहा है? लालू माइनस आरजेडी 0, इस बात को समझ लीजिए। भाई लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी है। और मैं आपको बताऊं, 3 दिन पहले मैं साधु यादव को फोन किया था और मैं उनसे बात करना चाह रहा था। मैंने कुछ सवाल उनसे किए तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, पर एक बात बहुत साफ साफ उन्होंने कहा कि भाई आरजेडी लालू प्रसाद के बगैर है क्या, वो 0 है। तो सवाल ये उठता है कि भाई औपचारिक तौर पर डिक्लेयर करना है, वो डिक्लेरेशन कल होगा। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बहुत तरह की बातें होंगी और उसके बाद कल औपचारिक तौर पर लालू प्रसाद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। लालू प्रसाद के इर्द गिर्द ही बिहार की पॉलिटिक्स घूमती है, उसके फोकल पॉइंट बने हुए हैं और वो पिछले 35 साल से बने हुए हैं। इस बात को कौन नकार सकता है कि लालू प्रसाद बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। उनकी लोकप्रियता को लेकर करके अगर एक नेता जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो लालू प्रसाद हैं। बहुत लोग नफरत करने वाले भी हैं, बहुत लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो वोट बैंक है, जो भले ही जिस आधार पर उन्होंने तय किया है, वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। और यही वजह है कि लालू प्रसाद आज भी प्रासंगिक हैं। वो सजा याफ्ता हैं लेकिन राजनीति में प्रासंगिक हैं। वो जेल काट चुके हैं, वो चारा घोटाले में सजा काट करके बाहर बेल पर निकले हुए हैं, लेकिन उस सब के बावजूद बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है और वो गरीबों के मसीहा, तरह तरह के तमगे से और फैसले क्या होना है इस बैठक में? सिर्फ यही होना है कि और कुछ भी होना है? यही होना है। जहां तक मंगनी लाल मंडल को लेकर के सवाल है तो मंगनी लाल मंडल को लेकर के चर्चा हो चुकी है। मंगनी लाल मंडल क्यों आए, लालू प्रसाद क्यों रहेंगे, ये सारी बातें सामने आ चुकी है। जगदानंद सिंह नहीं, जगदानंद सिंह कहते हैं कि इनके बदले काम करेंगे, पर मुझे लगता है जगदानंद सिंह अब रिटायरमेंट के मोड में हैं। वो अपने दोनों बेटों को उन्होंने सामने खड़ा कर दिया है। जहां तक सवाल है सुधाकर सिंह का, बक्सर से एमपी हैं। अजीत सिंह हार गए, उसमें जगदानंद सिंह, तेजस्वी यादव और उनकी कोर टीम को लेकर के उनमें नाराजगी है, ये अंदर खाने सबको पता है। लेकिन अब ये तेजस्वी यादव का दौर जमाना है, अपने तरह की टीम बनाएंगे, बिहार चुनाव को लेकर के तैयारी करेंगे। लालू सिंबॉलिकली रहेंगे, ऐसा दिखेगा कि भाई उनके छत्र छाया में सब कुछ चल रहा है। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को पूरा सपोर्ट देकर के अपनी जगह देने में लगे हुए हैं। इस बार उनकी तमन्ना है कि अपने सामने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देख लें। क्या उसमें कामयाबी मिलती है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन लालू प्रसाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बने रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है। आरजेडी के बारे में फैसला कोई भी लेना होगा तो लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव भी ले सकते हैं, ये इन दोनों को अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। इस बात को बिहार के लोग एक्सेप्ट भी करते हैं और उसी हिसाब से राजनीति दशा दिशा तय भी हो रही है इस पार्टी की। अब बात कर लेते हैं प्रदीप निषाद की, जिनकी बड़ी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि मुकेश साहनी का वो खेल बिगाड़ सकते हैं। सवाल सबसे पहले यही कि प्रदीप निषाद आखिर हैं कौन, क्यों चर्चा में? देखिए, अगर प्रदीप निषाद की आप बात करेंगे तो प्रदीप निषाद ने एक पार्टी बनाई है जिसका नाम है VVIP। अब सोचिए, मुकेश साहनी की पार्टी का नाम है VIP, विकासशील इंसान पार्टी जी, और इनकी पार्टी का नाम है VVIP, मतलब विकास वंचित पार्टी। आप ये समझ लीजिए। तो दरअसल ये प्रदीप निषाद के बारे में कहा जाता है कि ये मुकेश साहनी के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, ये उनके राइट हैंड माने जाते थे। मिर्जापुर के रहने वाले हैं, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से प्रदीप निषाद चाहते थे
थे कि मुकेश सहनी पार्टिसिपेट करें, उनकी अपेक्षाओं पर मुकेश सहनी खड़े नहीं उतरे, ऐसा उनका कहना है। पर आप सबको पता है कि भाई मुकेश सहनी की कुर्सी गई क्यों, एनडीए से उनकी लड़ाई हुई क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुकेश सहनी घूम रहे थे, बिहार में मंत्री थे और उत्तर प्रदेश में वो एनडीए के खिलाफ कैंपेन कर रहे थे। उन्होंने कई सारे निषाद को टिकट दे करके मैदान में उतार दिया था और उसको लेकर के बीजेपी नाराज हो गई। अब बीजेपी नाराज हुई तो उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा, फिर वो एमएलसी थे वो भी नहीं रह गए, तो उनकी स्थिति खराब होने लगी और फिर उन्होंने ठान लिया। तो उसके बाद एक दो जगह बीजेपी की करारी हार हुई, वो मुकेश सहनी के वजह से हुई। पर प्रदीप निषाद को लगता है कि निषाद समाज के लिए मुकेश सहनी को जो करना चाहिए वो मुकेश सहनी ने नहीं किया। तो प्रदीप निषाद ने अपनी पार्टी बना ली जिसका नाम वीवीआईपी है। 26 जून को उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट कर दिया। अब प्रदीप निषाद को लेकर के कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी के तोड़ के रूप में प्रदीप निषाद आ गए हैं। अब निषाद समाज में प्रदीप निषाद भी घूमेंगे। अब जिस तरीके से मुकेश सहनी कहते हैं कि भाई अति पिछड़े का मैं नेता हूं, कर्पूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़े का नेता कोई उभरा है तो वो मैं हूं, तो उनको चुनौती देने प्रदीप निषाद आए हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले आपको कई सारी पार्टियां आती हुई दिखाई पड़ेंगी, कई नेता उभरते हुए दिखाई पड़ेंगे, कई छोटी छोटी पार्टी के नेताओं को कौन बैलेंस कर सकता है, संतुलित कर सकता है, किसके द्वारा खड़ा किया जा रहा है, ये सारा कुछ आपको दिखेगा। पूरा तिकड़म अब देखिए, पूरा तिकड़म दिखेगा। आप देखिए, पान पार्टी में आईपी गुप्ता बाहर आए। आईपी गुप्ता भी कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उनसे ओवैसी की पार्टी भी बातचीत कर रही है। अभी जेडीयू भी बहुत ही ज्यादा मशक्कत कर रही है कि कैसे इनको अपने साथ लिया जाए। तो आप बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी पार्टियों को उभरते देखेंगे, आगे बढ़ते देखेंगे, अपना क्लेम स्टेक क्लेम करते हुए देखेंगे। तो प्रदीप निषाद को मुकेश सहनी की काट माना जा रहा है, क्योंकि सहनी समाज में और खासतौर पर ये केवट जिनको कहा जाता है, उस सारे समाज में मुकेश सहनी की काट के लिए प्रदीप निषाद आए हैं। ऐसी चर्चा बिहार पॉलिटिक्स में की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंकज जी कि भाई आने वाले वक्त में ऐसी और पार्टियां और ऐसे और नए गठबंधन और टिकड़मबाजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि यही चुनाव का दूसरा नाम भी है। बाकी तय आप लोगों को करना है, बिहार की जनता तय करेगी कि भाई किस तिकड़म के साथ उनको जाना है और किसको खारिज कर देना है। बाकी हमारा काम है आप तक सारे राजनीतिक अपडेट पहुंचाते रहना, वो पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।